साहित्य लहर में आपका स्वागत है। आज आप सुनेंगे मालती जोशी जी की कहानी अतिक्रमण। आइए कहानी सुनते हैं। वसुधा की माँ का पत्र लेकर मैं पता नहीं कितनी देर तक संज्ञा शून्य हो बैठी रही। घड़ी ने टनाटन कर 5 बजने की सूचना दी, तब जाकर मुझे होश आया और मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी। नाश्ते की आज कोई पूर्व तैयारी नहीं थी। पता नहीं अब इनके लौटने तक कुछ ढंग का बन भी पाएगा या नहीं। नीचे आकर देखा, रवि बाबू टेबल पर आकर जम गए हैं और बिटिया रानी रसोई में घुसी हुई है। भाई बहन का ऐसा प्यार देखकर मैं तो निहाल हो गई। निशी से कहा, मुझे आवाज क्यों नहीं दे दी बेटी? आवाज देकर क्या अपनी मुसीबत बुलानी थी? निशी ने तमक कर कहा। फिर फुसफुसाकर बोली, पता है भैया पिछले दरवाजे से दाखिल हुए हैं। मुझसे बोले फ्रिज में आटा रखा होगा, झटपट 2 पराठे उतार दे, प्रैक्टिस पर जाना है, लौटने में देर हो सकती है। सारा काम चुपचाप होना चाहिए, परम पूजनीय को पता भी नहीं चलना चाहिए, नहीं तो उल्टे सीधे सवाल पूछकर मेरा भरकस निकाल देगी। परम पूजनीय मतलब मेरी बुआ जी। बच्चे और समय चाहे कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ते रहें, पर बुआ जी से मोर्चा लेते समय दोनों एक हो जाते हैं। सच्ची मम्मी, निशी रुआ से स्वर में पूछ रही थी, ये बुआ जी यहाँ और कितने दिन रहेगी? कितने दिन? यही तो वह प्रश्न है जो मैं रोज अपने आप से पूछती हूँ। वसुधा की माँ का पत्र पढ़ने के बाद तो यह प्रश्न जैसे फन फैलाकर मेरे सामने खड़ा हो गया है। माँ बेटी की बातचीत की भनक शायद बुआ जी को बरामदे में बैठे मिल गई थी। गोमुखी में माला झुलाती हुई मैं रसोई में आ पहुंची। अरे, इतनी सी लड़की को जोत दिया है रसोई में, हम क्या मर गए थे? करने दो बुआ, ऐसे ही तो सीखेगी। अरे, सीखने को उम्र पड़ी है लल्ली, अभी तो उसके खेलने कूदने के दिन है। और ये कैसा सीख रही है ये? ए छोकरी, ये पराठा है कि पूड़ी? इतना घी डालता है कोई? जब तक मैं कुछ सोच समझ पाती, निशी ने तवे से पराठा उठाया और सीधे खिड़की से बाहर फेंक दिया। मेरी तो जान ही निकल गई। ये क्या कर रही है लड़की? जानती है घी का क्या भाव चल रहा है? निशी ने कोई जवाब नहीं दिया, पैर पटकती हुई रसोई से बाहर निकल गई। उसके हटते ही बुआ जी ने बेलन संभाल लिया, पर जब तक मैं दूसरा पराठा लेकर बाहर आई, रवि जा चुका था। दोनों ही बच्चे आजकल कुछ ज्यादा ही मूडी हो गए हैं। बुआ भला मुझे इस पर बख्श देती। तुरंत बोली, रोटी पानी तो गंवार लड़कियां भी कर लेती है, सिखाना ही है तो पहले उसे तमीज सिखा। भला यह भी कोई बात हुई? जरा सा कुछ कहा नहीं कि गुब्बारे सा मुंह फुला लिया। गुस्सा तो मुझे भी बहुत आया था। बुआ की बात ने आग में घी का काम कर दिया। तुरंत कमरे में जाकर निशी का कान पकड़ लिया। अपना पेट काट काट कर बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, सो क्या इसी के लिए? यही सीख कर आती हो वहां, बड़ों से इस तरह पेश आया जाता है? अच्छी नाक कटवाती हो सबके सामने। अपमान और पीड़ा से लाल हो आई निशी सख्ती से होठ भीजी रही, पर जब मैं उसी तरह बरसती चली गई तो दृढ़ स्वर में बोली, मम्मी आप बेशक मुझे मार लीजिए, पर उनका नजराया पराठा मैं अपने इकलौते भाई को नहीं खिला सकती। क्या? हद बुद्धि सी मैं उसे देखती रह गई। हाथ तो मैंने सचमुच थप्पड़ मारने के लिए उठाया था, पर पता नहीं क्यों हवा में ही रुक गया। मेरी टुईया सी लड़की कैसी बात कह गई है? ये अकल उसे कौन दे गया, कब दे गया? मैं इस विषय को ज्यादा तूल नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए मैंने मिश्री घुले स्वर में कहा, अपनी मम्मी को दिन रात क्यों तंग करते रहते हो तुम लोग? क्या तुम्हें जरा भी दया नहीं आती? वे बड़ी है, बुजुर्ग है, 2 बातें कह भी देती है तो क्या हुआ? मुझे तो पता नहीं कितना कुछ कह जाती है, चुपचाप सुन लेने से हम कोई छोटे थोड़ी हो जाते हैं। आप सुन सकती हैं मम्मी, क्योंकि आपको आदत है। आप यही सब कहते सुनते बड़ी हुई है, पर हमसे सहन नहीं होगा। हम किसी से उलझने नहीं जाते, हमारे बीच में भी कोई ना बोला करे। और आप ये कैसे कह सकती है कि हमें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है? घर में और भी तो बड़े बुजुर्ग थे, क्या उनसे कभी हमारी झड़प हुई थी? निशा का इशारा स्पष्ट रूप से मेरी सास की ओर था। उन्हें गुजरे 4 साल हो गए हैं, पर बच्चे अब भी उन्हें याद करके आंखों में आंसू भर लेते हैं, और मैं भी तो उन्हें नहीं भूल पाई हूँ।
उनकी मृत्यु में मैंने अपनी माँ को दूसरी बार खोया था। उस शून्य को तो शायद मैं कभी नहीं भर पाऊंगी। माँ के रहते ही बुआ ने घर की, बच्चों की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। इसलिए उनकी मृत्यु के बाद सतही तौर पर घर में कुछ बदलाव नहीं आया था, पर मन एक ममता भरे स्पर्श के लिए तरस कर रह गया था। वह ममता, वह लाड़ दुलार मुझे अपनी सास से मिला। मुझ भावहीन के लिए उन्होंने अपने स्नेह का बहुत बड़ा अंश जैसे सुरक्षित रख लिया था। सच, बड़ी अद्भुत महिला थी वे। एक मामूली से अध्यापक की 4 बच्चों वाली गृहस्थी उन्होंने किस करीने से चलाई थी और स्वभाव पर खरोच तक नहीं आने दी थी। बुआ जी के राज में तो मैंने चीखना चिल्लाना और कोसना ही सीखा था। मेरे यहाँ खाने का नाम ठूसना, कंघी करने का सिंगार पटार और कपड़े पहनने का नाम अटकना ही था। मेरा नाम तो कभी बुआ ने ढंग से लिया ही नहीं था। हमेशा महारानी कहती। उसी संबोधन से कितनी खिज, कितनी उपहास होता था, यह मैं खूब जानती हूँ। मेरी माँ अपनी कच्ची गृहस्थी का भार उनके सर पर थोप गई थी। इस बात को वे दिन में पता नहीं कितनी तरह से कहती। किशोर फिर भी लाडला था क्योंकि लड़का था, पर मैं तो जैसे उनकी आंख की किरकिरी थी। बचपन में झेली हुई यह कड़वाहट अनायास मेरे स्वभाव में उतर आई थी। कभी कभी चिल्लाकर मैं अपने बच्चों को कोसने लगती तो मेरी सास ममता भरे हाथों से मुझे सहलाकर कहती, बेटे, ये बच्चे आसमान से तो नहीं टपके। तुमने 9 महीने इन्हें अपनी कोख में सहेजा है, अपार कष्ट सहकर जन्म दिया है, फिर इन्हें कोसकर अपने आप को गाली क्यों देती हो? उन्होंने हमेशा मुझे श्यामा बिटिया कहकर ही बुलाया है। अपना नाम इतना मीठा पहले कभी नहीं लगा था। यह सीधा साधा नाम ससुराल में आकर पता नहीं कितनी छटाएं धारण कर गया था। श्यामा, श्यामल, श्यामली, शामू, हर नाम का अपना रंग, अपना अंदाज। श्यामली, कंधे पर इनका स्नेह भरा स्पर्श पाकर मैं चौंक पड़ी। पता नहीं ये दफ्तर से कब लौट आए थे। क्या बात है? इन्होंने पूछा। चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? मैंने चुपचाप वसुधा की माँ का पत्र उनके सामने रख दिया। पत्र पढ़ते पढ़ते उनके चेहरे पर उल्लास की रेखा स्पष्ट होती चली गई। पढ़ने के बाद उसे तहाकर वापस लिफाफे में रखते हुए बोले, इसमें इतना उदास होने जैसी क्या बात है? नहीं नहीं, उदास की होंगी मैं? मुझे तो बल्कि खुश होना चाहिए कि मेरे इकलौते भाई की विधवा पत्नी दूसरा ब्याह रचाने जा रही है। यह भी बड़ी प्रसन्नता की बात है कि मेरा दूध मुआ भतीजा, मेरे पितृकुल का एकमात्र वंशज, अपनी मौसी की गोद में जा रहा है। ये बहुत खुशी की बात तो नहीं है, मैं मानता हूँ, ये खिसियाकर बोले। पर वसुधा के सामने और कोई उपाय भी तो नहीं है। दुख अपनी जगह है और सच्चाई को भी तो अनदेखा नहीं किया जा सकता। वसुधा के सामने पूरी जिंदगी पड़ी है और फिर तुम ही तो बार बार कहती हो कि वसुधा को जल्द ही कोई फैसला कर लेना चाहिए। अब उदास क्यों हो? अब खिसियाने की बारी मेरी थी। फिर अपनी झेप मिटाते हुए मैंने कहा, पर बुआ जी, उनके बारे में सोचा है? बुआ जी की फिक्र मत करो, उन्हें मैं देख लूंगा। अभी तुरंत उनसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वैसे इस समय उनके बारे में सोचना इतना महत्वपूर्ण नहीं है। 3/4 जिंदगी वे काट चुकी है, बाकी भी जैसे तैसे कट ही जाएगी। हमें तो सबोध लड़की के बारे में सोचना है। अब इनसे क्या कहती कि बुआ जी, इस बची कुची जिंदगी को लेकर ही मैं चिंतित हूँ। अब तक एक क्षण आशा सी बंधी हुई थी कि दुख का आवेग थोड़ा कम होगा और वसुधा लौट आएगी, अपना घर बार, अपनी जिम्मेदारी संभाल लेगी। किशोर के दफ्तर में अभी भी उसे नियुक्ति मिल सकती है, पर इस पत्र ने तो सारी आशाओं पर पानी फेर दिया। बुआ को अपने यहाँ लाते समय यह नहीं सोचा था कि यह इतनी बड़ी जिम्मेदारी होगी। तब तो यही सोचा था कि किशोर की अकाल मृत्यु का दुख हम दोनों मिल बांट कर बांट लेंगे। वैसे भी उस सूने घर में उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था। बहू को तो तेरी के फौरन बाद ही उसके भाई आकर ले गए थे। बुआ जी कहाँ जाती? पति का घर तो पता नहीं कब का छूट चुका था। एक बार जो आ गई थी तो दोबारा वहां का रुख किया ही नहीं। जाती भी तो उन्हें कौन लेता? पति विहीन नारी की धौस धपेट ससुराल में कौन सहता है? उनकी ठसक तो बस बाबूजी के यहाँ ही चलती थी। चाची और ताई जी तो उनसे हाथ जोड़ लेते थे। माँ बेचारी सहानुभूति में अपने घर ले आई
तो यह भावुकता उन्हीं पर भारी पड़ गई। बुआ के उग्र तेज के आगे वे निरंतर श्रीविहीन होती चली गई और कुछ दिनों में अपने ही घर में उनका अस्तित्व गौण होकर रह गया। बाबूजी की दूसरी पत्नी थी माँ। उम्र में ननंद से 19 ही पड़ती थी, इसलिए उनके सामने हमेशा सहमी सहमी सी रहती। मात्र 12 साल की थी मैं जब माँ नहीं रही, पर मुझे अभी याद है कि कैसे छोटी छोटी बातों के लिए बुआ का मुंह जोती थी। भिखारी को एक मुट्ठी आटा भी वे अपने मन से नहीं दे सकती थी। रोज का खाना बुआ से पूछ कर ही बनता था। कपड़े लत्ते भी वे मर्जी से नहीं खरीद सकती थी। सब नौकर चाकर बुआ के मुंह लगे थे। उन्हें डांटने डपटने की माँ ने कभी जरूरत नहीं की। माँ मरी तो बस इतना हुआ, जैसे घर के किसी कोने में एक दिया टिमटिमा रहा था, वह बुझ गया। बस उनकी मृत्यु के बाद तो घर में बुआ का एक छत्र साम्राज्य हो गया। अपने दोनों बच्चों को सौंपकर बाबूजी तो एकदम निश्चिंत हो गए। दो दो पत्नियों की मृत्यु ने उन्हें बेतरह तोड़ दिया था। मेरी शादी तक वे किसी तरह बने रहे, यही बहुत था। साल भर रवि को भी अपनी गोद में खिला लिया था और शांति से आंखें मूंद ली थी। तो बुआ के लिए संसार में एकमात्र यही घर था, उनके भाई का, मेरे पिता का घर। वहां वे आश्रय के लिए आई थी और शासक बन बैठी थी। किशोर की असमय मृत्यु से उनका सिंहासन फिर एक बार हिल उठा था। प्यार से या रोज से ही सही, उन्होंने मुझे पाला था, ब्याहा था। मेरे पति के ससुराल वालों के नाज नखरे उठाए थे। उनका कुछ तो कर्ज था मुझ पर। उन्हें साथ ना लाती तो क्या करती। चाचा ताऊ कोई भी तो इस तूफान को अपने घर में रोकने के लिए तैयार नहीं था। अपने इस निर्णय पर अब मुझे बहुत पछतावा हो रहा है, पर सारी बातें पति से तो नहीं कही जा सकती। हम लोगों को सचमुच बड़ा डर लग रहा था कि पता नहीं बुआ इस खबर को कैसे झेल पाएगी। मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी। इन्होंने खूब लंबी चौड़ी भूमिका बनाकर यह समाचार उन्हें सुनाया। मुझे लग रहा था कि वे एकदम हक्का बक्का रह जाएंगी, गालियां दे देकर कलयुग को कोसेंगी या फिर किशोर की याद में बुक्का फाड़कर रो पड़ेंगी। पर बुआ बड़ी दिलेर निकली। उन्होंने शांति से इनका प्रवचन सुन लिया, फिर बड़े इत्मीनान से छलिया कतरते हुए बोली, ठीक तो है, जवान जहान लड़की है, मरे हुए को कब तक रोती, यह तो होना ही था। फिर पूर्ववत टीवी पर नजरें गड़ाकर बोली, ये तो मरा रोशन लाल दिखे है, अब कौन सा गुल खिला रहा है। मैं हदबुद्धि होकर एस कुमार के उस विज्ञापन को देखती रह गई। क्या बुआ सचमुच इस समय मजहर खान के बारे में सोच रही है? इतनी बड़ी बात सुन लेने के बाद भी क्या उनके मन पर जरा सी भी खरोच नहीं आई? ये बड़े खुश थे, इत्मीनान की सांस लेकर बोले, चलो तुम्हारी यह प्रॉब्लम भी हल हो गई। बहुत डर रही थी ना तुम। अब उन्हें कैसे बताती कि यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। इसका मतलब यह था कि वे अब इस घर में पूरी तरह रच बस गई है, वापस जाने का कोई इरादा नहीं है। अब तक बच्चों को और अपने आप को समझा रही थी कि बस थोड़े ही दिन की बात है, जैसे तैसे झेल लेंगे। बुआ की पीढ़ी के लोग लड़कियों के यहाँ ज्यादा दिन डेरा नहीं डालते। यह भ्रम तो आज टूट गया। दूसरा भ्रम भी जल्दी ही टूट गया। मैंने तो सोच लिया था कि वसुधा की शादी की सूचना मिलते ही बुआ एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया है, पर मेरा यह सोचना बिल्कुल गलत था। उन्होंने पूरे 2 दिन तक मन ही मन इस बात को मंथन किया था। तीसरे दिन दोपहर वे मेरे कमरे में आई। फुर्सत का वह समय पाकर मैं कपड़े प्रेस कर रही थी। उन्होंने प्रेस का स्विच ऑफ करते हुए पलंग पर आसन जमाया और मुझे आदेश दिया, जरा इधर मेरे पास आकर बैठ। तो मना करने का कोई प्रश्न ही नहीं था। चुपचाप जाकर बैठ गई। उन्होंने अपनी जेब से एक मखमली बटुआ निकाला, उसे खोलकर एक रेशमी रुमाल में बंधी छोटी सी पोटली निकाली। फिर वह रुमाल खोलकर बिस्तर पर फैला दिया। मेरी तो आंखें चौंधिया गई। मेरे सामने एक खूबसूरत चंदनहार और 2 जड़ाऊ कंगन अपनी जगमग ज्योति बिखेर रहे थे। ये क्या है? मन में उमगती खुशी को किसी तरह रोककर मैंने पूछा। तेरी माँ के कंगन है। मैं तो सचमुच निहाल हो गई। बुआ सचमुच ग्रेट है। उन दुखातर क्षणों में भी वे अपनी अमानत के प्रति सतर्क रही और संभाल कर साथ ले आई। सोम के धन की तरह उसे सहेज कर रखा और उचित अवसर की प्रतीक्षा करती रही। वसुधा की शादी की सूचना उनकी सारी सुविधा समाप्त कर गई और अब वे
माँ के गहने बेटी को सौंपने आई हैं। बिट्टो, तुझे मेरा एक काम करना होगा। कहो, अब तो मैं आपके लिए आसमान से तारे भी तोड़ ला सकती हूँ। तुझे वसुधा की शादी में जाना होगा। क्या? अटपटा लगा है ना? फिर भी दिल पर पत्थर रखकर तुझे मेरा यह काम करना होगा। अरे गहरे के हाथों में तो यह जोखिम मैं नहीं भेज सकती ना। जोखम? जोखम मतलब ये गहने, ये वसुधा को पहुंचाने हैं। क्यों? यह उसका स्त्रीधन है। शादी में बड़े चाव से उसे चढ़ाए गए थे, पर वह तो अब दूसरी शादी कर रही है। तो करने दे, हम कन्यादान में ये चीज दे देंगे। आखिर ये उसकी अमानत है, मैं कब तक सहेजूंगी। मैं चुप। रोष, अपमान, निराशा सब कुछ आकर मेरी वाणी को कील गए थे। बुआ ने लेकिन मेरा जरा भी तवज्जो नहीं किया। वे अपनी ही उधेड़बुन में व्यस्त थी। एक काम और, कुंवर जी से कहकर जरा किसी अच्छे वकील को बुलवा लेना। वकील का क्या होगा? राहुल के नाम मकान की रजिस्ट्री करूंगी। पर बुआ, राहुल तो मौसी की गोद जा रहा है। तो जाने दे, कहलाएगा तो आत्माराम पाठक का ही वंशज ना। बड़ों ने मिल बैठकर कुछ सोच डाला है तो उसकी सजा वह बच्चा क्यों भुगते। उसका हक तो उसे मिलना ही चाहिए। वसुधा के जीजाजी कोई लाट कलेक्टर तो है नहीं, जिंदगी भर की कमाई भी लगा देंगे तो ऐसा मकान खड़ा नहीं कर सकते। और हम जो तुम्हें दिन रात भुगत रहे हैं, हमें क्या दे रही हो? मैंने मन ही मन दांत पीस लिए, प्रकट रूप से बस इतना ही कहा। बेटे बहू का तो तुम्हें खूब ख्याल है, मुझे क्या दे रही हो? जानती हो, आजकल लड़कियों का बराबर का हिस्सा होता है। तो तुम्हारा हिस्सा दिया नहीं था? शादी में पूरा 10 तोला सोना दिया था और 30,000 रोकड़ दिया था, याद है? लड़की का मन तो अंधा कुआं होता है, कितना भी डालो कभी भरता नहीं है। मुझे अपने आप पर ही ग्लानि हो आई। मैंने कहा, बुआ मैं तो मजाक कर रही थी। तुम्हारे आशीर्वाद से मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस यह कह रही थी कि सब कुछ इस तरह बांट दोगी तो फिर कैसे चलेगा? आखिर तुम्हारे अपने लिए भी तो कुछ सोचना चाहिए। मैं तो बस यह कह रही थी कि सब इस तरह बांट दोगी तो कैसे चलेगा? आखिर तुम्हें अपने लिए भी तो कुछ सोचना चाहिए। अरे मेरा क्या है, कहीं भी पड़ी रहूंगी। 2 जोड़ी कपड़े और 4 रोटियां कोई भी डाल देगा। लेकिन बाप दादा की जायदाद को इस तरह लुटा दोगी तो चाचा ताऊ लड़ेंगे नहीं? जायदाद उनकी नहीं है, तेरे बाप ने अपनी वकालत के जोर पे कमाई है। सच, लक्ष्मी थी तेरी माँ, घर में पाँव देते ही धन की बरसात होने लगी थी। तेरे बाप ने घर से फूटी कौड़ी नहीं ली, उल्टे समय समय पर दिया ही है। अरे मुझ पर गाज गिरी थी तो मंझले भैया ही उठाकर ले आए थे मुझे। बड़े और छोटे तो मुंह छिपाकर अपनी बहुओं के आंचल में दुबक गए थे। अपने बड़ों के लिए ऐसी टिप्पणी सुनना अच्छा नहीं लगा, पर यह एक कड़वा सच था। ससुराल से लौटने के बाद बुआ ने अपने बड़े भाई के घर पांव भी नहीं दिया था। ताई जब तक ताने देती, अब उन्हें रोज मोहन भोग चाहिए। हम गरीबों के यहाँ उन्हें क्या मिलेगा, इसलिए तो अमीर भाई के यहाँ आयागिरी कर रही है। बुआ सुन लेती तो ईंट का जवाब पत्थर से देती। तुम तो भौजी हमें जैसे चौकी पर बिठाकर पूछती ही रहोगी। अरे तुम्हारे बच्चों की पोतड़ियां धो धो कर तो मेरे हाथ शादी से पहले ही छलनी हो गए थे। अब तो तुम हमसे बर्तन भी मंजवाओगी। चूल्हा चौकी तो तुमने ना तब किया था, ना अब करती हो। लड़कियां ही बेचारी खटती रहती है, कल को बहुएं आ जाएंगी। चाची तो कभी उनके सामने पड़ती ही नहीं थी। अपने कलकत्ता वाले कबूतर खाने से उब जाती तो बच्चों को लेकर हमारे पास आ जाती। 4 दिन को घर गुलजार हो जाता। बुआ का आतंक सह लेती, तब तक बनी रहती। बुआ यथाशक्ति उनकी सहनशीलता की परीक्षा लेती रहती। फिर किसी दिन सब्र का बांध टूट जाता, चाची रोष में फट पड़ती। फिर जमकर महाभारत होती और चाची बच्चों को लेकर लौट जाती। घर और सूना हो जाता, पर बुआ को यह दुख जरा भी नहीं व्याप्तता। वे जैसे इस अवसर की प्रतीक्षा ही करती रहती। तुरंत पार्वती को साथ लेकर घर की सफाई में जुट जाती। विजय दर्प से उनका चेहरा चमकने लगता। मुझे लेकिन वे उस समय किसी खलनायिका से कम नहीं लगती। खलनायिका तो वे मुझे इस समय भी लग रही थी।
बाबूजी का बनवाया हुआ पक्का 2 मंजिला मकान उनकी कर्मठता का, यशो कीर्ति का स्मारक था। बचपन की कितनी खट्टी मीठी स्मृतियां उसमें जुड़ी हुई थी। उसे सेध मेद किसी तीसरे को सौंप देना मुझे जरा अच्छा नहीं लग रहा था। सुनिए, रात मैंने इनसे ठुनकते हुए कहा, मेरे सारे गहने बिक जाए तो मुझे परवाह नहीं, पर मकान मेरे लिए खरीद लीजिए। चाचा ताऊ का कोई बेटा इसका वारिस बन जाता तो मुझे दुख ना होता, घर की चीज घर में ही रहती। पर बाबूजी की गाड़ी कमाई किशोर के ससुराल वाले कब्जा कर लेंगे, यह मुझसे सहन ना होगा। तुम इतना ऊपर नीचे क्यों हो रही हो? वे बोले, मकान अब तुम्हारा ही है, तुम्हारा ही रहेगा। कैसे? देखो, किशोर के बाद यह सारी संपत्ति वसुधा की थी। वह अगर दूसरी शादी कर रही है तो राहुल इसका वारिस है। अब अगर वह भी किसी की गोद जा रहा है तो जायदाद पर केवल तुम्हारा हक बनता है। इसलिए अब चैन से सो जाओ और मुझे भी सो लेने दो। लेकिन बुआ जो रजिस्ट्री के लिए कह रही है, तो कहने दो, उनके कहने से क्या होता है। वे अपने मन को बहला रही है, बहलाने दो। बुजुर्ग है, हमें तो उनका लिहाज करना ही पड़ेगा, पर कानून थोड़ी ही करेगा। कानून न उन्हें कोई हक देता है कि संपत्ति के लेन देन में दखल करे। यह तो बाद में पता चला कि हम लोग बुआ को कितना अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। अपनी खुशफहमी में हम सब भूल गए थे कि बुआ एक प्रख्यात वकील की बहन है और कानून को अच्छी तरह समझती है। अगले 2-3 दिन तक जब वे बार बार वकील का जिक्र करती रही तो आजीज आकर इन्होंने कहा, बुआ जी, आखिर वकील आकर और क्या कर लेगा? किशोर के बाद जायदाद अपने आप राहुल को ही जाएगी। अलग से रजिस्ट्री करने की क्या जरूरत है? हाँ, अगर राहुल गोद जा रहा है तो कुछ और सोचना पड़ेगा। इन्होंने जानबूझकर इस समय मेरा नाम नहीं लिया, जो मुझे अच्छा लगा। तुम समझ नहीं रहे कुंवर जी, बात किशोर की प्रॉपर्टी की नहीं है, मेरी प्रॉपर्टी की है। उसकी लिखा पढ़ी तो मैं ही करूंगी ना। आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है? हम दोनों चकित थे। क्या बुआ जी को अपनी भूली बिसरी ससुराल से जमीन का कोई टुकड़ा मिल गया है? अरे नहीं रे, वो तो भैया ही पता नहीं किस झोंक में मकान मेरे नाम कर गए। क्या? हम दोनों तो जैसे आसमान से गिर पड़े। बड़े विद्वान थे मेरे मंझले, दीन दुनिया की खूब समझ थी। वे उसास भरकर बोली, हमेशा कहते, सावित्री, मुझे अब कोई चिंता नहीं है। लड़की अपने घर पर राज कर रही है, बेटा कल को इंजीनियर बन जाएगा। बस मुझे हरदम तुम्हारा ही सोच रहता है। आजकल अपने जाए भी बात नहीं पूछते, इसलिए ये मकान तुम्हारे नाम किए दिया है। इसी के चलते शायद किशोर और उसके बाल बच्चे तुम्हारी सेवा कर लेंगे। और फिर एकदम आंखों से पल्लू टाप कर वे सुबक पड़ी। भैया बेचारे क्या जानते थे कि उनके पीछे किशोर भी चला जाएगा। ना तो मैं उनके दुख से भीग सकी, ना उनके सुर में सुर मिलाकर रो सकी। मैं तो सब कुछ सुनने के बाद जैसे पत्थर हो गई। बाबूजी ने यह क्या कर डाला, कब कर डाला, मुझे कानों कान खबर भी ना हुई। अनाथ बहन की चिंता तो समझ में आती है, पर उसके लिए अपने ही बच्चों का हक छीन लेना। ये मकान तो लल्ला मेरे भाई की अमानत है। बुआ फिर फॉर्म में आ गई थी। इसे यूं ही नहीं जाने दूंगी। मकान की लिखा पढ़ी भी इसी शर्त पर होगी कि वे राहुल का नाम नहीं बदलेंगे। बच्चा चाहे जहां रहे, मुझे इसमें कोई मतलब नहीं। जब तक मुझसे बनेगा, जायदाद की देखभाल भी करूंगी। मकान किराए पर चढ़ाकर राहुल के नाम जमा करती रहूंगी। बड़ा होगा तो रुपया उसी के काम आएगा। मेरा क्या है, कहीं भी 2 रोटी खाकर पड़ी रहूंगी। फिर बड़े आदर भाव से बोली, बिट्टो, घर गृहस्थी का ढेर सारा सामान पड़ा है, तुम्हें जो चाहिए उठा लाना। किराएदारों के लिए मकान खाली तो करना पड़ेगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने तुनक कर कहा। भगवान का दिया सब है मेरे पास। मलाई मलाई तो औरों में बांट दी, खुरचन के लिए बिट्टो ही रह गई है। जैसा कि मेरा अनुमान था, मेरे आगमन पर वसुधा का परिवार विस्मित था, कुछ कुछ आशंकित भी। उस घर से मुझे हमेशा आदर मान ही मिला है। प्रकट रूप से इस बार भी कुछ वैसा ही हुआ, पर लोग भीतर से कुछ डरे डरे से लगे। केवल वसुधा ही पूर्ववत स्नेह से मिली, मुझे देखते ही आकर गले लग गई।
हाथ पकड़कर मुझे ऊपर अपने कमरे में लिवा ले गई। मेरी पसंद की चाय खुद बनाकर लेकर आई। मुझे प्रसन्न होना चाहिए था, पर मेरा मूड पूरी तरह उखड़ा रहा। घर से जबरदस्ती ढेल दी गई थी मैं। वह गुस्सा वसुधा पर उतारते हुए कहा, तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा ना। बिना बुलाए ही टपक पड़ी मैं। बिना बुलाए क्यों? मम्मी ने पत्र नहीं लिखा था। वह सूचना थी, निमंत्रण नहीं, मैंने रूखाई से कहा था। क्षण भर को वह चुप हो गई, फिर धीरे से कहा, उनकी हिम्मत नहीं पड़ी होगी। वैसे पत्र इसी उद्देश्य से लिखा था। खैर, कोई बात नहीं। तुम खुश तो हो ना? मेरे स्वर से चौंककर उसने मेरी ओर देखा। लगता है दीदी आप खुश नहीं हैं। मेरे लिए यह बहुत खुशी की बात तो नहीं है। जानती हूँ दीदी, पर आपको याद होगा विवाह का आग्रह सबसे ज्यादा आपकी ओर से ही था। मम्मी तो खुद हिचक रही थी, पर मैंने ही जिद करके आपको पत्र लिखवाया था। सोचा था आप खुश होंगी। वसुधा, मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम जिंदगी का बाकी सफर तपती रेत पर नंगे पैर चलते हुए तय करो। फिर भी डोंट यू थिंक इट इज टू अर्ली? इस तरह के निर्णय दीदी बहुत जल्दी ही लेने होते हैं, नहीं तो फिर बहुत देर हो जाती है। इतना अधैर्य क्यों वसुधा? जीवन का वसंत क्या आज ही शेष होने को था। मरने वाले का क्या इतना भी अधिकार नहीं है कि कोई उसकी स्मृति में ऋतुओं का एक चक्र ही समर्पित कर दे। बुआ को देखो, पूरी जिंदगी निकाल दी है। तुम्हारे पास तो फिर भी राहुल है। राहुल अब मेरा नहीं है दीदी, सुषमा जीजी का है। मेरी यह सारी हड़बड़ी उसी के लिए है। जितनी जल्दी उसकी दुनिया से दूर हो जाऊंगी, हम दोनों के लिए ही अच्छा रहेगा। जितना समय बीतता जाएगा, मोह भी बढ़ेगा। फिर तो ममता हर बार मेरे पांव रोक लेगी। सुषमा जीजी के साथ भी अन्याय ही होगा। वे बेचारी कब तक मेरा मुंह जोती रहेगी। और फिर सबसे बड़ी बात है दीदी, ऐसे प्रस्ताव रोज रोज नहीं आते। मेरे बूढ़े माँ बाप कब तक मेरी चिंता का भार जोते। वैसे ही उन्हें काफी दुखी कर चुकी हूँ। मैं गुमसुम बैठी सुनती रही। वह जो कुछ कह रही थी सच था, पर कड़वा सच, इसलिए आसानी से गले से नहीं उतर रहा था। दीदी, मैंने चौंक कर सिर उठाया। मैंने सोचा था आप मुझे आशीर्वाद देने, बधाई देने इतनी दूर से दौड़ी चली आई हो। कितनी बेवकूफ़ हूं ना मैं जैसे एकदम होश में आ गई। आशीर्वाद के सारे रास्ते तो स्वयं तुमने ही झोंक दिए हैं वसुधा। खैर, मैं जो देने आई हूँ वह भी दे ही दूँ। मैंने पर्स खोलते हुए कहा, दरअसल मुझे बुआ जी ने भेजा है। तुम्हारी अमानत, तुम्हारा स्त्री धन तुम्हें लौटाने आई हूँ। हमारी ओर से इसे शादी का उपहार समझना। उस मखमली थैली को खोलते हुए मैं उसकी प्रतिक्रिया पढ़ती रही, पर उसके चेहरे पर कहीं कोई उल्लास या उत्साह नजर नहीं आया। उल्टे वह प्रतिक्षण कठोर होता गया। ट्यूबलाइट की रोशनी में झलर मलर करते उन गहनों को देखते ही उसने दृष्टि फेर ली और कहा, इन्हें वापस ले जाइए दीदी, अब ये मेरे किसी काम के नहीं हैं। लक्ष्मी का ऐसा अनादर नहीं करते वसुधा, मैंने उसकी वितृष्णा पर विस्मित होते हुए कहा। मेरी बात ने शायद तुम्हें नाराज कर दिया हो, पर यह मेरी नहीं, बुआ जी की सौगात है। उसे तो आशीर्वाद समझकर सिर माथे लगाना चाहिए। आशीर्वाद? वाह, क्या कहने। वह विद्युत से हंस पड़ी। जब पहनने का मन था, मौका था, तब तो कभी छूने भी नहीं दिया। शादी ब्याह में हर कहीं खाली हाथ खाली गले से भेज दिया। अब मुझे जलाने के लिए यह सौगात भेजी है। तब तो यह डर था कि कहीं यह सिलबिल सी लड़की बेशकीमती चीजें गुमा ना दे। अब यह बड़प्पन जताया जा रहा है। नहीं दीदी, ये सब ले जाइए, नहीं तो मेरे पिछले घाव फिर से कसक उठेंगे। मैं सब कुछ भूलकर आगे बढ़ना चाहती हूँ। जीवन का यह अध्याय मैं बहुत पीछे छोड़ आई हूँ। मैं उन काल पृष्ठों को अब फिर से नहीं दोहराना चाहती। आप भी मुझ पर दया कीजिए। विवाह की पूर्व संध्या पर मेरा मन कसैला ना करे, उसे शांत बना रहने दे। मैं चकित थी। यह घुन्नी सी लड़की हम लोगों के प्रति इतना आक्रोश, इतनी कड़वाहट पाले हुए है। वसुधा, मैं कुछ कहना चाहती थी, पर उससे पहले ही वह बोल उठी।
आप अभी बुआ जी की बात कर रही थी ना दीदी। भाग्य के इस अभिशाप को उन्होंने आजीवन भोगा है, मैं जानती हूँ। पर दीदी, वह जमाना दूसरा था, हमारे गांव की परंपराएं दूसरी थी। नहीं तो बुआ जी भी वही करती जो मैं कर रही हूँ, बल्कि इतने दिन तक प्रतीक्षा भी नहीं करती। वसुधा, मांग का सिंदूर मिट जाने से मन की इच्छाएं नहीं मिट जाती दीदी। विधि के विधान को हर कोई संयम से नहीं झेल पाता, कोई विद्रोह भी करता है, तब उनकी अतृप्त इच्छाएं दूसरों की इच्छाओं का भी गला घोट देती है। मैं शादी कर रही हूँ तो सिर्फ इसलिए कि भविष्य में मैं भी बुआ जी की तरह अतृप्त इच्छाओं की विकृत संस्करण ना बन जाऊं। ऐसा पूछिए कि क्या नहीं हुआ। आप नहीं जानती दीदी, विवाह के 2 वर्षों में मैंने एक दुखद स्वप्न की तरह जिए हैं। बुआ थोड़ी तेज जरूर है वसुधा, पर मन की मैली नहीं है। फिर किशोर तो उनका लाडला रहा है, तुम पर भी वह जान छिड़कती रही है। जूता कहाँ काटता है यह तो पहनने वाला ही जानता है, देखने से पता थोड़ी ही चलता है। यह तो अच्छा हुआ कि आप उनकी बेटी थी, ब्याह कर दूसरे घर चली गई। अब कम से कम पति को अपने मन का सा कुछ बनाकर खिला तो सकती हैं, उन्हें स्वेटर बुनकर पहना तो सकती है, उनके लिए रुमाल और मेज पोश काट तो सकती हैं, अचार मुरब्बे बना तो सकती हैं, घर को अपनी तरह सजा तो सकती हैं। मैं तो इन छोटी छोटी बातों के लिए तरस गई थी। सारी विधाएं सीख लेने के बावजूद हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना कितना पीड़ा देता है, आप नहीं समझ सकती। किशोर कुछ कहता नहीं था, मुंह में जबान होती तो ना कहते। उसे तो बुआ जी ने कील दिया था, वाणी भी और बुद्धि भी। पूरे श्रवण कुमार थे, बुआ जी की ममता में डूबे हुए। उनकी बात उनके लिए वेद वाक्य थी। वे तो यही समझते रहे कि मैं ही निरी फूहड़ हूँ। मेरे ही कारण बुआ जी बेचारी दिन रात रसोई में जुटी रहती है। उन्हें यह कभी पता ही नहीं चला कि मुझे रसोई में पांव ही नहीं रखने दिया जाता। अपने लाडले भतीजे का पाचन तंत्र वे मेरे हाथों में सुरक्षित नहीं समझती थी। अगर वह नहीं समझ पाया था तो तुम्हें उसे समझाना था। आखिर तुम्हारा पति था वह, अपनी बात उससे कह सकती थी तुम। कब कहती, दफ्तर से आते ही तो सीधे बुआ जी के पास चले जाते, वहीं खाना पीना होता। इसके बाद घूमने भी जाते तो बुआ जी साथ होती। उन्हें घर पर अकेला छोड़कर तो कभी सिनेमा तक नहीं गए। रात का खाना खाकर मैं सोने चली जाती। ये 12 बजे तक बुआ जी के पास बैठे रहते, दफ्तर के दोस्तों की बातें सुनाते, उनका मनोरंजन करते। मैं ऊपर बैठी कुड़ती रहती। कभी बुआ जी के तलवे पर घी की मालिश करते, कभी छाती पर आयोडेक्स मलते, कभी चरण चाप करते, कभी सिर दबाते। इन सब से निपटकर ये ऊपर आते थे, तब तक मैं थक कर खिंच कर सो चुकी होती। बुआ जी से छुपकर किया हुआ श्रृंगार बासी हो जाता। बुआ जी से छिपकर क्यों? उन्हें मेरा शाम का सजना संवरना जरा अच्छा नहीं लगता। कहती, ये तो चौक बाजार वालियों का काम है। भले घर की बहुएं दिए बाती के बाद आईना भी नहीं देखती। ये रोज ही दिन ढले लौटते, मैं वैसी मनहूस सूरत बनाए लिए बैठी रहती। तब वे कहती, अरे भोगना तो भाग्य से ही होता है, अब इन्हें क्या कमी है। घंटे घंटे भर में भी साड़ी बदलेगी तो कोई मना करने वाला नहीं है, पर मन में उछा हो तब ना। बेचारा थका हारा आदमी घर आकर इनका थोबड़ा देखे तो उल्टे पैर लौट जाए। मुझे लगा था कि राहुल के जन्म के बाद वे थोड़ी नरम पड़ जाएगी, पर उल्टे उन्हें डांटना डपटने का एक और नया बहाना मिल गया। अगर उसे गोदी में उठाए घूमती हूँ तो कहती है, क्या तुम ही ने अनोखा बेटा जना है जो 24 घंटे छाती से लिए घूमती हो। थोड़ा तो जमीन पर रखा करो, नहीं तो कैसे बढ़ेगा। अगर किसी दिन राहुल को पालने में जरा सा छोड़ दिया तो समझो तूफान ही मचा दिया। तुरंत गरज पड़ती, ऐसा कौन सा पहाड़ खोद रही हो कि बच्चे को उठा नहीं सकती। घर में कौड़ी भर का काम तो करती नहीं हो, कोई तिनका तो उठाती नहीं हो, एक बच्चा भी नहीं संभलता। भगवान भी कैसे कैसे लोगों की गोद भर देते हैं। बहुत लंबी रामायण है दीदी, कहाँ तक सुनोगी। बस यह जान लीजिए कि आपके उस घर में ना कभी मैंने दिन में चैन की सांस ली है, ना किसी रात नींद भर सो पाई हूँ। और जब मैं रात की बात कर रही हूँ तो यह केवल मुहावरे के लिए नहीं कर रही हूँ। सचमुच रात को उनका अंदेशा बना रहता।
मैंने कई बार उन्हें दरवाजे से कान लगाए देखा है। पर्दे से झांकती उनकी आंखों को देखकर मैं कई बार सहम गई हूँ। सब कुछ सुनकर मैं सन्न हो गई। बड़ी देर बाद मुंह से बोल फूटा, तुम इतना सब कुछ सहती रही वसुधा, कभी मुझसे तो कहना था, शायद मैं ही किशोर को समझा पाती। जब पति ही अपना ना हो सका तो औरों से क्या आशा करती। आप तो फिर भी ननद थी। यह तो रिश्ता ही डराने वाला होता है। आपके स्नेह और सदाशयता को तो मैं किशोर की मृत्यु के बाद ही जान सकी हूँ। क्या तुम्हें मालूम है वसुधा कि बाबूजी वह मकान बुआ के नाम कर गए हैं। भला इतनी बड़ी बात जानूंगी, इसी बात की तो ठसकती उन्हें। ये भी इसीलिए उनके आगे पीछे घूमते रहते थे। कहते, बुआ तो लाख की आसामी है, उनसे बनाए रखो, घाटे में नहीं रहोगी। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि अब वह मकान बुआ राहुल के नाम करना चाहती है, पर शर्त यह है कि मैं आपके पांव पड़ती हूँ दीदी। और वसुधा ने सचमुच मेरे घुटनों पर अपने दोनों हाथ दे दिए। इस बात की भनक भी मेरे घर में मत लगने दीजिए। पर क्यों? अगर उसका हक उसे मिल रहा है तो लेने दो ना। यहाँ राहुल की हक की चिंता किसी को नहीं है। बुआ जी की तो साजिश ही यह है कि हम लोग आजीवन उस मायावी बंधन से जकड़े रहें। उन्होंने जिंदगी भर शासन किया है, खाली घर में वह रह नहीं सकती। उन्हें गुलाम हरदम चाहिए। इसलिए आपसे विनती करती हूँ दीदी कि घर में इस प्रस्ताव की चर्चा भी मत कीजिए। मेरे जीजाजी जायदाद के मोह में खिंचे चले जाएंगे और मेरी भोली भाली बहन जीते जी उसका जीवन नर्क हो जाएगा। ये कहने और ये प्रस्ताव आप दोनों लौटा ले जाइए और हमें अपनी जिंदगी में जीने का मौका दीजिए। लौटते समय मन बहुत भारी हो रहा था। वसुधा की बातें मन में बार बार चक्कर काट रही थी। सच, उस नाजुक सी भोली सी लड़की ने बहुत सहा है। क्या मेरी माँ को भी यह सब सहना पड़ा था? तब तो बुआ एकदम कच्ची उम्र की ही रही होगी। उनकी अतृप्त इच्छाओं की आज क्या माँ का भी तन मन झुलसा गई है? क्या इसलिए माँ घुलते घुलते एक बिंदु भर रह गई थी? वसुधा का पिछला जीवन तो मैं लौटा नहीं सकती थी, पर मैंने उसे भरपूर आशीर्वाद दिया कि उसका नया जीवन सुख और सुहाग से परिपूर्ण हो। सफर की थकान से निढाल होकर जब रिक्शा से उतरी तो शाम हो रही थी। निशी बरामदे में गुमसुम खड़ी थी। मुझे देखते ही दौड़कर आ गई और लपक कर हाथ से सूटकेस ले लिया। बड़े वाले सोफे में धंसते हुए मैंने कहा, बेटा एक गिलास पानी तो देना, प्यास से गला जैसे चटक रहा है। निशी पानी लेकर लौटी। उसके साथ ही लहसुन का एक तेज भपका मेरे नथुनों में टकराया। यह लहसुन कहाँ महक रहा है? किचन में, उसने सपाट स्वर में कहा। बुआ जी पापा के लिए कटहल बना रही है। क्या? यानी कि दो दो वर्जित चीजें घर में एक साथ प्रवेश पा गई है। जैसे मैं 2-4 दिन के लिए नहीं, जिंदगी भर के लिए कहीं निकल गई हूँ। इन पर तो इतना ताव आया कि बस। पर अब बिटिया से क्या कहती? थके से स्वर में बस इतना ही कहा, रामू से कह दे मेरी अटैची उठाकर कमरे में रख दे, मैं हाथ मुंह धो लूँ, तब तक तू एक कप चाय बना दे। रामू चला गया है मम्मी। चला गया? कहाँ? अपने घर, और कहाँ। क्या? बाथरूम की ओर जाते मेरे पैर रास्ते में ही जम गए। मेरा इतना पुराना, इतना विश्वसनीय, इतना अच्छा नौकर चला गया। घर क्यों चला गया? कोई बीमार था? या तो आप अपनी बुआ जी से पूछिए, उन्होंने ही उसे निकाल दिया है। लेकिन क्यों? कहा तो उन्हीं से पूछ लीजिए। बस हम आपको इतना बता दे रहे हैं कि कल से हम कोई काम नहीं करेंगे। झाड़ू पोछा कर करके मेरे हाथों में छाले आ गए हैं। किससे बतिया रही हो लल्ली? कौन आया है? बुआ जी से आगे आगे उनकी खनकदार आवाज ड्राइंग रूम में पहुंच गई। उसे सुनते ही निशी अपने कमरे में चली गई। अरे बिट्टो, तू आई है? कब आई? फिर बाहर ही क्यों बैठी रह गई? चल अंदर आना, मैं चाय बनाती हूँ। चाय बाहर ही भिजवा दो बुआ, मुझे रसोई में नहीं आना है। तुम्हें मालूम है मैं लहसुन की गंध बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो यहीं बैठ, मैं निशी के हाथ भिजवाती हूँ। वे भीतर जाने को हुई और फिर पलटकर दरवाजे की चौखट में ही खड़ी हो गई। लेकिन बिट्टो, यह तेरी कैसी जिद है? ये तो कोई बात ना हुई।
कैसी बात? यही, तुम्हें जो चीज पसंद ना हो वह घर में नहीं आएगी। अब तक तो नहीं आती थी। यही तो मैं कह रही हूं, क्या कुंवर जी का कभी मन ना करता होगा? बेचारे कोई मांस मच्छी तो नहीं मांग रहे। तुम्हारा बस चले तो तुम वह भी बनाकर खिला दोगी? मैंने कहा, जरूर खिला दूंगी। अगर कोई खाना चाहे तो मैं वह भी सीख लूंगी। आखिर दुनिया में लोग बनाते हैं कि नहीं। घर का मालिक जरा जरा सी चीजों के लिए तरसे, यह मुझसे सहन नहीं होगा। और वे धमधम करती रसोई में लौट गई। अनायास वसुधा की बात याद आ गई। चलते समय उसने कहा था, दीदी सावधान रहना, ऐसा ना हो कि अपने ही घर में मेहमान बनकर रह जाओ। तो क्या सचमुच बुआ मेरी गृहस्थी में पैर जमाने का प्रयास कर रही है? उनका अभियान शायद रसोई घर से ही प्रारंभ होगा। बुआ को यह अधिकार किसने दे दिया? नियति ने उनका अपना घर उनसे छीन लिया, तो क्या वे दूसरों का घर छीन लेगी? अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए यह कैसा क्रूर उपाय है। सन्न होकर दोनों हाथों से उसने अपना सर थाम लिया। आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की कहानी अतिक्रमण।